एक जज बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है? और ये भी र्यूमर्स थे कि जानबूझ के भी कभी कभार फेल। तो इंटरव्यू इज द मेन। आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का माहौल एक फीमेल फ्रेंडली होना चाहिए एटलीस्ट। नाजायज डिमांड्स को भी अगर आपने नहीं माना तब भी आपकी प्रमोशन खतरे में आ सकती है। दैट इज द रीजन सिविल जजेस आर रिजाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हम्माद अहमद खान। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लीगल टॉक्स। बहुत सारे लॉ स्टूडेंट की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद जुडिशरी की तरफ जाएं, वो जुडिशियल एग्जाम्स दें और अल्टीमेटली वो एक जज की पोस्ट पर तैनात हो जाएं। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि जज बनने का क्या क्राइटेरिया होता है, कौन कौन सी कोर्ट्स में आप जज बन सकते हैं, हाई कोर्ट में जज किस तरह से बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज का क्या क्राइटेरिया होता है और लोअर कोर्ट्स के जजेस का क्या क्राइटेरिया होता है। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, यकीनन ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर करेगी। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट राहिल समसम अली खान। ही इज अ फॉर्मर सिविल जज एंड नाउ ही इज एडवोकेट हाई कोर्ट एंड सीनियर पार्टनर्स एट मेवन एंड को। तो आज हम उनसे ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। सो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना जो वक्त दिया। तो मैं डायरेक्ट ही आपसे सवालों से शुरुआत करूंगा। तो बताइएगा कि हर एक की कोई ना कोई जर्नी होती है कि लॉ में किस तरह से आता है। तो आप लॉ में किस तरह से आए, यानी कोई आपका प्री प्लान था कि आपने लॉ में ही जाना है? हमारा थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और मैं अपने आइडियाज शेयर कर सकता हूँ थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। अच्छा, मेरी जर्नी कुछ ऐसी थी कि जिसमें अक्सर करियर काउंसलर्स जो बोलते हैं कि आपकी एक ही फील्ड होनी चाहिए, एंड अगर आपने पहले से ही करियर काउंसलिंग नहीं की और आपने एक ही फील्ड चूज़ नहीं की, यू माइट गोना फेल। बट ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ, शुक्र है। क्योंकि अगर मैं देखता हूँ कि मेरा इंटर प्री मेडिकल से था फ्रॉम सेंट पैट्रिक्स कॉलेज। उसके बाद मैंने बीबीए किया बैंकिंग एंड फाइनेंस में मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से, एंड देन आई केम टू लॉ। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न वाज आई वाज इनटू एक्टिविज्म, स्टूडेंट पॉलिटिक्स। तो उसमें किरदार होता है एक पॉलिटिक्स का भी, उसमें लॉ का भी और कानून का भी। तो उस वजह से भी मैं उस वक्त टिल्ट चला गया। अब वो एक स्टूडेंट यूनियन थी, आई विल नॉट नेम इट। तो उसका जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था और बाय लॉज थे, वो मैंने ड्राफ्ट किए थे। इवन दो आई वॉज नॉट द स्टूडेंट ऑफ लॉ दैट टाइम, बट क्योंकि मेरा एक एक्यूमेन था, लीगल एक्यूमेन। तो आपने जो आपकी जो डिग्री है वो कहाँ से की हुई है? लाइक पाकिस्तान के किसी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट से ही, या एसएम कोई लॉ अब्रॉड कॉलेज वगैरह? से। उस वक्त जब मैं ऑलमोस्ट 7-8 years बिफोर, एसएम वाज अ वेरी ग्रेट इंस्टीट्यूशन, इज स्टिल अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन। और उसमें हमारे बहुत अच्छे टीचर्स थे जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स थे, और इट हैज़ अ वेरी यूनिक वो आर्किटेक्चर। तो बाकी वो भुट्टो साहब की भी क्लास वहाँ पे है। तो या इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अभी तो थोड़े से उसमें एसएम लॉ कॉलेज में, जहाँ तक मुझे मालूम है, कुछ इश्यूज वगैरह भी चल रहे हैं, जो एग्ज़ाम वगैरह के एग्ज़ाम बहुत डिले हो रहे हैं और इस तरह से। हाँ, ऐसे इश्यूज हैं बिकॉज इट्स रजिस्टर्ड विद द, इट हैज़ लाइसेंस विद कराची यूनिवर्सिटी। तो कॉलेज तो वो है एसएम लॉ कॉलेज, बट वो कराची यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड है। तो डिलेज हो जाते हैं पेपर्स में। कब हमारे दफ़ा भी कुछ ऐसा था कि कुछ फेलियर्स रेट बढ़ जाते थे, एंड कभी कभार ये भी र्यूमर्स थे कि जानबूझ के भी कभी कभार फेल। बट आई डोंट नो कितनी सदाकत है उसमें। बट या इट हैज़ एन हिस्टोरिकल वैल्यू। अगर गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे और इसको बेहतर चलाएं तो या इट हैज़, मतलब जो अच्छे अच्छे नाम हैं, बड़े नाम हैं वकालत की प्रोफेशन में, वो वहाँ से निकलें। तो सर, जैसे कि आप एक फॉर्मर सिविल जज भी हैं, तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक जो जज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यह है वो बाय द बुक चले, अपनी अपनी जो रोल उसको दिया गया है उसमें आम, वो एफिशिएंटली परफॉर्म करे, बायस ना हो, अपने जो एथिक्स हैं और एक पब्लिक सर्वेंट के जो रूल्स हैं उसको अबाइड बाय करके चले। पब्लिक सर्वेंट एफिशिएंसी रूल्स हैं उनको फॉलो करे, अनड्यू फेवर्स एक जज ना दे। और एज दे से कि जज की जजमेंट स्पीक करनी चाहिए रादर देन वो हिमसेल्फ। तो उसकी जजमेंट राइटिंग इतनी, स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए जिसको अपीलेट कोर्ट्स भी उसको सेटिसाइड ना कर सकें। इट शुड हैव अ जज शुड हैव अ लीगल एक्यूमेन, अ जज शुड बी ह्यूमन फर्स्ट,
उसकी एक जो इंसानी जो एक एट्रीब्यूट्स हैं, वो जो उसकी उसकी फीलिंग्स और उसका सारा वो उसमें भी डिपेंड होना चाहिए। तो सर जैसे कि जुडिशरी एक काफ़ी अट्रैक्टिंग फील्ड है, काफ़ी चार्मिंग पोस्ट्स होती हैं एक जज की। बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो जज बने, बट ऑब्वियसली उनके पास कोई गाइडेंस नहीं होती। तो आप ये बताइएगा कि एक जज बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है? देखिए, सिंध में तो आप LLB आप ग्रेजुएट हो जाएंगे लॉ में। उसके बाद आपके पास इनरोलमेंट होनी चाहिए सिंध बार की, आप इनरोल्ड लॉयर होने चाहिए। देन यू आर एलिजिबल फॉर द टेस्ट, जुडिशल टेस्ट, जो सिविल जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट का होता है। तो मीनिंग देयर बाय आपके आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। यानी लाइसेंस के बाद आप एक टेस्ट देते हैं और आप पहला तो ये है, आप पहले तो एलिजिबिलिटी है कि ये एलिजिबिलिटी है कि आपके एनरोल्ड लॉयर होने चाहिए आप। सेकंड एलिजिबिलिटी ये है कि आप 33 इयर्स ओल्ड ऑलमोस्ट से नीचे होने चाहिए। दूसरी ये चीज़ कि आप टेस्ट का फॉर्मेट अगर आप पूछना चाह रहे हैं, तो टेस्ट का फॉर्मेट यही होता है कि पहले MCQs होते हैं का टेस्ट होता है, उसमें से फिर फिल्टर आउट होते हैं कैंडिडेट्स। देन फिर इनका रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट वही ऑलमोस्ट तकरीबन वो LLB के जो सब्जेक्ट्स होते हैं लोकल लॉज के, उनमें से होता है। एंड देन फाइनल पैनल इंटरव्यू होता है, जिसमें 6 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। सर मैं अभी ये सब्जेक्ट्स की तरफ तो मैं बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक ये चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि एक जो सिविल जज या जुडिशल मैजिस्ट्रेट के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और 33 ईयर से आप कम होने चाहिए। तो इसमें आप मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो इतने कम एक्सपीरियंस में, क्या आप ये समझते हैं कि एक जो अभी लॉ ग्रेजुएट हुआ है और इनिशियली ही अगर उसने जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो क्या वो उसका एक्सपीरियंस इतना होगा कि वो सब चीज़ को समझ सके और अच्छी इफ़ेक्टिव जजमेंट्स दे सके? ये काफ़ी नाकदीन ने ये कहा है कि सिंध में, क्योंकि पंजाब में और बाकी KPK में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मैंडेटरी रखती है एज अ लॉयर आफ्टर गेटिंग द लाइसेंस, बट सिंध में ये नहीं है। अब इसका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट उनकी तरफ से आता है वो ये है कि 6 मंथ्स या 3 मंथ्स की एक रेगुलर ट्रेनिंग होती है आफ्टर यू बिकम अ जज, तो उसमें वो काफ़ी चीज़ें ट्रेन कर देते हैं। बट स्टिल क्योंकि मैं इस जुडिशल सर्विस से गुजर कर आया हूँ, आई थिंक कि जो मेरे बैचमेट्स थे या जो जजेस थे जिनके साथ मैं था जुडिशल सर्विस में, वो उनमें से जो एक्सपीरियंस्ड लॉयर्स थे और उसके बाद जज बने, 1-2 साल 3 साल का जिनको एक्सपीरियंस था, तो उनका एटीट्यूड डिफरेंट था। वो बेहतर तरीके से लॉयर से डील कर सकते थे। दे न्यू द इंट्रिकेसीज ऑफ द लॉ। और सबसे पहला मसला, जब आप एक्सपीरियंस नहीं होते हैं तो आपको कोर्ट चलाने में आता है। आपको नहीं पता होता ये शख्स पेशकार है, ये पट्टे वाले हैं, ये वो हैं। फिर लॉयर्स के साथ इट्स बिग इशू। आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको नहीं पता आपको उनसे डील कैसे करना है। यू कैन नॉट बी अ रोबोट। आप एक ग्रेजुएट हैं और बस एनरोल्ड होकर अगर आप डायरेक्ट जज बन गए हैं, तो आपको तो प्रैक्टिस की मुश्किलात का और उसकी उसकी रियलिटीज़ का पता ही नहीं है। तो ये इशू ज़रूर पेश आए हैं जो कि डायरेक्टली अपॉइंट हो गए थे हमारे साथ। आप क्या समझते हैं, जैसे आपके एक्सपीरियंस से मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे ही आप या कोई भी जज जो न्यूली अपॉइंट होता है, जैसे कि हमने कहा कि एक्सपीरियंस नहीं होता और आपने उस पर ये भी हाईलाइट किया कि कोर्ट चलाने में सबसे ज़्यादा इशू आ रहा होता है, तो क्या कोई जो आपके जो वकला हजरात हैं या जो आपका स्टाफ होता है वो हेल्पफुल रहते हैं या थोड़ा सा तंजिया रहते हैं आपके साथ, या ऑब्वियसली डिपेंड करता है, बट आपके एक्सपीरियंस में क्या चीज़ देखने को आती है? लेकिन जुडिशरी में कहा जाता है आपकी रेपुटेशन सुपरसीड्स यू। तो अगर आप अच्छे लॉयर हैं और आप जज बनते हैं, तो आप पहले से स्टाफ को पहले ही उस डिस्ट्रिक्ट के लॉयर्स को पता होता है कि ये कैसा शख्स हमारे पास आ रहा है। पहले से ही वो माइंड बना के बैठे होते हैं। प्लस ऑब्वियसली फिर आप जिस तरीके से कोर्ट चलाते हैं, जजमेंट देते हैं, तो पता लग जाता है लॉयर्स को भी, स्टाफ को भी, कि हु इज़ ही और हु इज़ शी, हाउ कॉम्पिटेंट ही और शी इज़, कहाँ इसके वीकनेसेस हैं।
अगर आपको किसी जज के बारे में पूछ रहे हैं तो आप उसके सबसे लोअर स्टाफ से पूछ सकते हैं जाके कि कैसे शख्स, तो दे नो एवरीथिंग। हाँ, आपने अगर किसी को भी स्टाफ को खास तौर पे अपनी वीकनेसेस दी तो दे गोना एक्सप्लॉइट इट। तो आप दुनिया में ही देखें, आप किसी भी शख्स को आप अपनी वीकनेस देते हैं तो वो एक्सप्लॉइट ही होते हुए नजर आई है, उसका कोई लिहाज कोई नहीं करता। तो a judge has to be careful with his or her image। तो सर जो क्योंकि जो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, तो जो जज बनने के लिए ऑब्वियसली एक टेस्ट होता है, तो वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो उस टेस्ट में एग्जामिन किए जाते हैं, या अगर कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है तो वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको ग्रिप होनी चाहिए उस टेस्ट को क्लियर करने के लिए? सब्जेक्ट्स तो ऑलमोस्ट सारे LLB के कवर करने चाहिए, बट जो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो गए दे आर इम्पोर्टेंट, लाइक प्रोसीजरल लॉस हो गए, CPC CRPC, दैट आर इम्पोर्टेंट। सब्सटेंटिव लॉ में से क्रिमिनल का PPC, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, फैमिली लॉज, फैमिली कोर्ट एक्ट्स। अब आ जाते हैं स्पेशल लॉज हैं कुछ, वो ज़रूरी हैं। ये मेनली दीज आर द सब्जेक्ट विच शुड बी कवर। कानून शहादत, एविडेंस एक्ट, दीज आर इम्पोर्टेंट। और इन सब को ऑलमोस्ट पहले तो ये कि अब किस तरीके, अब अगर आप 5 ईयर्स को गो थ्रू कर लें, लास्ट 5 ईयर्स में जितने भी टेस्ट में सवालात आए हैं पहले उनकी तैयारी करके इन्हीं सब्जेक्ट्स में से, फिर अगर आपके पास टाइम है तो इन सब्जेक्ट को थोरली पूरा लर्न बाय हार्ट किया जाए। कुछ समझ के भी पढ़ा जा सकता है। प्रोसीजरल लॉस में आपको काफ़ी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। तो दीज आर द मेन सब्जेक्ट्स। तो आपको कोई सिलेबस स्पेसिफिक दिया जाता है या ओपन टेस्ट होता है, वो कुछ भी ओपन होता है बस, दैट्स फ्रॉम द LLB, लाइक LLB सब्जेक्ट्स आपके पास कमांड होना चाहिए। तो उसके बाद जो हमारे पास इंटरव्यू का स्टेज आता है, तो ऑब्वियसली आपने जैसे कि पहले शुरू में बताया तो काफ़ी टफ इंटरव्यू लगता है, तो उसकी प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए और उसमें वो क्या पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं जो आपसे जो जूरी है या जो इंटरव्यूअर है वो आपसे पूछ सकता है? अच्छा, इंटरव्यू से पहले मैं एक और बात, वो MCQs के टेस्ट में जनरल नॉलेज और इंग्लिश के टेस्ट भी आते हैं, सो दैट हैज़ टू बी, उसमें साइंस के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उसकी गाइड्स मिल जाती हैं, सो कैंडिडेट्स कैन प्रिपेयर फ्रॉम दैट। अच्छा, अब इंटरव्यू में आते हैं। इंटरव्यू में मैं आई अटेम्प्टेड 2 टाइम्स। पहले अटैम्प्ट में मैं MCQs और टेस्ट निकाल चुका था, इंटरव्यू में आई गॉट फेल्ड। सेकेंड अटैम्प्ट में देन आई क्रैक द टेस्ट, द इंटरव्यू 2। तो इंटरव्यू इज द मेन वो डिसाइडिंग फैक्टर। बहुत से मैंने अपने कैंडिडेट्स देखे हमारे साथ जो लिस्ट में थे, हु टॉप द टेस्ट, हु वर इन द टॉप ऑफ द लिस्ट, बट दे डिडंट क्वालिफाई द इंटरव्यू और वो जज नहीं बन सके। बहुत से मैंने ऐसे भी देखे कि जो टेस्ट के रिजल्ट्स में सबसे नीचे थे लेकिन इंटरव्यू में थे टेक इट वेल एंड वो जज बन गए। So this shows that the deciding factor is the panel interview, क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी होती है वही आपके सामने बैठी होती है, the 6 most या 5 most senior judges. The chief justice has the veto almost, and he regulates the interview. अब सवालात 90% एकेडमिक सवालात होंगे, उसी में से जो कि LLB का वो है कोर्स है। बाकी आपके इंट्रोडक्टिव सवालात होंगे, आपने कहाँ से प्रैक्टिस की, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपने किस सीनियर के साथ अगर प्रैक्टिस की है तो किसके साथ की, मेजॉरिटी एरियाज ऑफ द प्रैक्टिस क्या था, सिविल था, क्रिमिनल था। अब टू कीप इन माइंड कि ये जो सवालात होते हैं दे आर ट्रिकी क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि हम सिविल में ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आप यू कैन एक्सपेक्ट कि आप सिविल में आपको सवालात ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो टफ टाइम दिया जाएगा उस सेक्शन में। ऑल्दो जनरल का सवाल होते हैं, सिविल क्रिमिनल दोनों को कवर किया जाता है। एवरी जज विल इक्वली आस्क 3, 4, 5 या 10 क्वेश्चंस, ऑल द जजेस विल आस्क। मेनली इट विल बी रेगुलेटेड बाय चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, तो वो ज़्यादातर सवाल पूछते हैं। तो सर जैसे कि आपने हमें ये चीज़ बताई कि नॉर्मली जो गाइड्स वगैरह से हम प्रिपरेशन करते हैं या हमारे पास 5 ईयर्स के पास्ट पेपर्स होते हैं और MCQs बेस्ड मेनली चीज़ें होती हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि MCQs क्योंकि वो आपकी इंटेलेक्ट से ज़्यादा, वो आपकी अगर 5 साल के आप कर रहे हैं तो रटिफिकेशन को थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोट करती हैं,
तो क्या आप ये समझते हैं कि जो इस तरह से एक गाइड से या 5 साल के पेपर्स के एमसीक्यूज याद करके टेस्ट क्लियर करके एक जज आया है, तो क्या उसका इंटेलेक्ट लेवल उस तरह का होगा कि उसको एक ऐसी जिम्मेदारी देनी चाहिए? आप नहीं देखिए, एमसीक्यूज तो एक पार्ट ऑफ द टेस्ट है, तो उसमें उसका ऑब्वियसली मेमोरी और एवरीथिंग टेस्ट हो जाती है, बट जो रिटन है उसमें ऑब्वियसली उसकी राइटिंग स्किल्स और उसका एनालिटिकल थिंकिंग एंड राइटिंग एवरीथिंग जज हो रही होती है। और इंटरव्यू में तो ख़ास तौर पे उसका कॉन्फिडेंस, बिकॉज वन ऑफ द जज इन माई इंटरव्यू डिडंट आस्क एनी क्वेश्चन, बट उनकी पूरी ऑब्जर्वेशन मेरी पर्सनैलिटी पे, हाउ आई एम टॉकिंग, वेदर आई एम बीइंग रिस्पेक्टफुल विद द ऑनरेबल जजेस, क्या मैं उस हायरार्की को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, और हाउ आई एम डिलीवरिंग माई मैसेज, हाउ आई एम गोना बिहेव। और ये भी होता है कभी कभार ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि लॉयर्स ने आप जज में बैठे हुए हैं एज अ जज बन के, आप लॉयर्स आपके साथ कुछ बदतमीज, आप क्या करेंगे। तो EQ क्वेश्चंस भी होते हैं, इमोशनल क्वेश्चन भी। तो आई थिंक इट्स अ गुड फॉर्मेट। कुछ एक्सपीरियंस का एलिमेंट अगर ऐड कर दिया जाए प्री रिक्विजिट में, तो आई थिंक द टेस्ट इज गुड और मेरिट बेस्ड होता है। तो सर, जो एक स्टूडेंट्स के माइंड में होती है कि प्रिपरेशन के रिलेटेड कि कितने आइडियली कितने आवर्स हैं पर डे, या किस तरह से स्टूडेंट को टाइम देना चाहिए प्रिपरेशन को इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? देखिए मात, मैं टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई एक्सपीरियंस में है, जो प्रैक्टिस में है वकील, उसको 3 मंथ्स चाहिए ये टेस्ट क्रैक करने के लिए। अगर प्रैक्टिस में है और LLB उसने थोड़ा क्लासेस लेके ध्यान से पढ़ा है, मतलब जो ग्रेजुएशन की है, तो 3 मंथ्स 3 आवर्स ईच विथ कंसंट्रेशन, विथ फोकस, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, अगर वो पढ़ता है या पढ़ती हैं, तो आई थिंक दे विल क्रैक द टेस्ट। हाँ, अब आते हैं उन पे जो प्रैक्टिस में नहीं है, जो ऑब्वियसली क्योंकि वो एलिजिबल हैं, तो एटलीस्ट 6-7 मंथ्स विथ गाइडेंस, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे विल नॉट नो द intricacies of the interviews, so that is important. 7 months either with an academy or with private tuitions, या फिर गाइडेंस जो एक्स जजेस की होती हैं, या फिर किसी भी सीनियर से जो एक्सपीरियंस कर चुका हो इस पूरे टेस्ट को। तो यस, ये टाइम इतना ही चाहिए। आई थिंक आई क्रैक द टेस्ट इन 3 months ऑफ प्रिपरेशन बाय स्टडिंग 3 hours ईच। ये लियाकत लाइब्रेरी है हॉस्पिटल के सामने, वहाँ बैठ के हम दोस्त 3-4 दोस्त बैठ के पढ़ते थे। डिस्कशंस हेल्प करती हैं दोस्तों के साथ, क्योंकि वो कहते हैं कि पढ़ी हुई चीज़ याद नहीं रहती, डिस्कस हुई हुई चीज़ याद रह जाती है। तो डिस्कस हुई हुई चीज़ याद रह जाती थी। और हम ज़रूर लिखने की भी प्रैक्टिस करते थे। मैं आई वुड रिकमेंड कि जो भी अगर तैयारी कर रहा है, वो टेस्ट को एक दफ़ा 5 years के पेपर में से किसी एक को अपने टाइम लगाकर, अपने ऊपर टाइम लिमिट लगाकर अटेम्प्ट ज़रूर करें। जब तक वो अटेम्प्ट नहीं करेगा उस टेस्ट के माहौल में, तब तक ही और शी कैन नॉट, वो उस टाइम के अंदर उसको पूरा नहीं कर पाएगा। वरना अक्सर ये देखा जाता है कि सब्जेक्टिव पेपर में शुरू में हमारी पिकासो वाली हैंड राइटिंग होती है, और एंड में हम डॉक्टर वाली राइटिंग करके जल्दी जल्दी में, सो वी गिव द सब्जेक्टिव पेपर। तो ऐसा ना हो, आपका आखिरी क्वेश्चन भी उसी क्वालिटी का डिलीवर होना चाहिए जो पहला क्वेश्चन। दैट लीव्स एन इम्पैक्ट। एंड आपकी टाइम मैनेजमेंट, आप अक्सर ये गलती भी कर जाते हैं कैंडिडेट्स कि पहला क्वेश्चन 10 पेजों में उसका आंसर चल रहा है, क्योंकि वो पहला क्वेश्चन है और सबसे पहले क्वेश्चन वही बंदा अटेम्प्ट करता है जो उसको सबसे अच्छा आता है, तो और बाकी क्वेश्चंस में वो कम लिखता है। तो ऐसा भी ना हो, इक्वल बैलेंस्ड टू द पॉइंट, जो चीज़ पूछी जा रही है वो आंसर हो, तो आई थिंक नथिंग इज इम्पॉसिबल, आप निकाल लेंगे। सर, कुछ लोग होते हैं जो लाइक सबसे छोटी जुडिशरी की पोस्ट में जाने से पहले ही वो चाहते हैं कि डायरेक्ट बड़ी पोस्ट मिले, तो इससे बड़ी क्या आप कोई डायरेक्टली लाइक किसी और इससे बड़े ओहदे पे, यानी एडिशनल सेशन जज वगैरह के ओहदे पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं या नहीं, और अगर जा सकते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया है?